हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि टॉपर्स बायोलॉजी की जो ऐप है, टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट, नाउ इट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। सो आप प्ले स्टोर पे जाके या नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। सो उस लिंक के थ्रू आप हमारी जो ऐप है टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट उसको डाउनलोड कर सकते हो और इस ऐप के थ्रू आप घर पे बैठे फ्री में स्टैंडर्ड 11, 12 बायोलॉजी के लेक्चर जो आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए और नीट के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, वो लेक्चर आप घर बैठे फ्री में देख सकते हो। दूसरा, इस ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो और वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू आप अपना रैंक भी देख सकते हो। दूसरा, कुछ PDF है, क्वेश्चन सीरीज़ है, उसको भी आप देख सकते हो। सो प्लीज़ प्लीज़ डाउनलोड माय ऐप टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट फ्रॉम प्ले स्टोर या तो नीचे लिंक दी हुई है। ओके बच्चों, सो ये तो मतलब हमारा प्रमोशन हो गया। अब आज हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड 11th, चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट में आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन नीट में, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में ग्लाइकोलाइसिस में से पूछे जाते हैं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए आज का। सो प्लीज़ वॉच टुडेज़ वीडियो लेक्चर टिल एंड। बहुत ही इजी वे में हम आज ग्लाइकोलाइसिस को समझने का ट्राई करेंगे, वेरी इजी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो बच्चों जैसे देखो, ग्लाइकोलाइसिस ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो फर्स्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो एनेरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए मतलब ज़रूरी है कि ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन एरोबिक एज वेल एज एनेरोबिक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये तो मालूम पड़ गया आपको। अब दूसरा, मतलब ये तो मैंने बता दिया आपको कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एरोबिक और एनेरोबिक दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है। मतलब एरोबिक मतलब कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं एनेरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो शुरू होता है ग्लाइकोलाइसिस से। नाउ ग्लाइकोलाइसिस आप देखोगे तो ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल होता है, मीन्स के ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ये एरोबिक एनेरोबिक दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है। तो होता क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो भी अपना खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लूकोज में से एनर्जी किस तरह से बनती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब ये जो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लाइकोलाइसिस में, वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 पायरुविक एसिड के अंदर। ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होगा, मतलब कि एरोबिक है या तो एनेरोबिक है, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है। बराबर, तो 1 molecule ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड into 2 molecule ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ये एक याद रखना है आपको। सो ये तो मालूम पड़ गया आपको कि ग्लाइकोलाइसिस में होगा क्या कि ऑर्गेनिज्म ने जो ग्लूकोज, मतलब जो खाना खाए और उसमें से जो ग्लूकोज बनाए उसका 2 पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। मीन्स के 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म 2 पायरुविक एसिड, और ये मतलब
ये करने के लिए और मतलब ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है थ्रू ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस विच इज कंसिस्ट्स ऑफ 10 स्टेप्स, जो 10 स्टेप में बना हुआ है। चलो ये तो मालूम पड़ गया। अब जैसे आप देखो कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे, ये आपको याद रखना है, ईएमपी पाथवे। बच्चों आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस को कभी कभी मतलब कि नीट की एग्ज़ाम में या तो आपकी जो स्कूल की एग्ज़ाम है तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कभी कभी बोला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। चलो अब हम देखते हैं ईएमपी पाथवे इसको हम क्यों बोलते हैं। ये क्वेश्चन जैसे आपकी स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाई ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड ईएमपी पाथवे। जो ग्लाइकोलाइसिस है तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वेदर इट इज एरोबिक ऑर्गेनिज्म और एनेरोबिक ऑर्गेनिज्म, इसको फर्स्ट टाइम जिन्होंने डिस्क्राइब किया था वो था मतलब वो थे इम्बडेन। E stands for Imbden, M stands for Meyerhoff, and P means Parnas। बराबर, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, इसको डिस्क्राइब किया था। देयरफॉर ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा जाता है, मीन्स के ई स्टैंड्स फॉर इम्बडेन, एम स्टैंड्स फॉर मेयरहॉफ and P stands for Padnes. Therefore glycolysis is also called EMP pathway। Now अब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है। तो फर्स्ट देखो कि जो ग्लूकोज है दैट इज वन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है C6H12O6 जो आपका ग्लूकोज है, मीन्स के C6H12O6 दैट इज द ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, बच्चों याद रखो प्लीज रिमेंबर, ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल का फॉस्फोरिलेशंस होता है, बराबर। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोरिलेशंस। मीन्स होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, हर स्टेप में आपको मतलब नीट में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे फर्स्ट देखो आप कि ग्लाइकोलाइसिस जो शुरू होता है उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जो वन मॉलिक्यूल है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। मीन्स के यहाँ पे होता क्या है कि जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, एक जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच हो जाता है, इसके लिए उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशंस, बराबर, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। सो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे आप देखो तो एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा, एक जो आपका एटीपी मॉलिक्यूल है ना वो यूज होता है। तो याद रखना है बच्चों कि ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं, कहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, और टोटल मतलब पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होने के बाद कितने टोटल एटीपी मॉलिक्यूल यूज होंगे, कहाँ पे यूज होंगे, कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, मीन्स के फॉर्म होंगे, कहाँ पे फॉर्म होंगे, और नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, मतलब हर स्टेप ग्लाइकोलाइसिस में हर एक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे स्टेप भूल जाओ चलेगा, बट ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज इंपॉर्टेंट, आपका इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वन मॉलिक्यूल, ये भी आपका एक ही मॉलिक्यूल बनेगा।
प्रोसेस का नाम क्या होगा? फॉस्फोरिलेशंस। जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे थ्रू फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन। सो फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस से ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इसमें एक एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं हेक्सोकाइनेस। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप देखोगे बच्चों तो बहुत सारे नीट के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यहां से आपको एक नीट का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच एंजाइम is used to convert glucose molecule into glucose 6 phosphate by the process phosphorylations. So that is hexokinase. यहाँ पे ATP का एक मॉलिक्यूल आपका यूज होता है, मीन्स कि ATP है जो मतलब कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। मतलब 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट जो साइटोसोल के अंदर होता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो सेल होता है, सेल के साइटोसोल के अंदर होता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर्स इन साइटोसोल ऑफ सेल। तो सेल के साइटोसोल में जो ATP होता है उसमें से मतलब उस ATP के अंदर से जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ये आपका कंबाइन होता है ग्लूकोज के साथ, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका कहाँ से आएगा? ATP मॉलिक्यूल में से। तो ATP में से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका चला गया, तो ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP, और यहाँ पे एक मैग्नीशियम आयन भी यूज होता है, मैग्नीशियम आयन भी यूज होता है। चलो ये तो हो गया आपका। तो आप देखो ग्लूकोज आपका क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, बराबर। नाउ अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, बराबर, इसका आइसोमेराइजेशन होगा, मीन्स के रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कुछ होता नहीं है, मतलब न कोई मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होता है, न तो कोई भी मॉलिक्यूल इसमें से निकलता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। सो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होगा एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और यहाँ पे भी एक एंजाइम आपका यूज होता है। एंजाइम के नाम कभी कभी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो आइसोमराइजेशन होगा एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज। चलो याद रखना है यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से कोई भी मॉलिक्यूल आपका रिमूव नहीं होता है, जस्ट रीअरेंजमेंट होता है। इसके लिए इसको हम आइसोमराइजेशन बोलते हैं, आइसोमराइजेशन। अब देखो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, बराबर, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का वापस फॉस्फोरिलेशंस होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस एक दूसरा रिएक्शन होगा कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बाय द प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोरिलेशंस। मतलब यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसका फॉस्फोरिलेशन होगा, मतलब कि एक इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट ग्रुप है साइटोसोल के अंदर, उसमें से वो ग्रुप ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा, और इसकी वजह से आप देखो जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या तो डाइफॉस्फेट। 22 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 22 मतलब 2, इसके अंदर एक फॉस्फेट है, इसके अंदर 2 फॉस्फेट है। एक जो कार्बन है फ्रुक्टोज में, जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ अटैच होगा, और 6 नंबर का जो कार्बन है उसके साथ अटैच होगा। इसके लिए इसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये कौन सी प्रोसेस होगा? फॉस्फोरिलेशन होगा। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक ATP मॉलिक्यूल आपका यूज होता है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है साइटोसोल में वो अटैच हो जाता है आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ। तो वो जो
एक जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो कहाँ से आता है, तो वो आता है एटीपी में से। तो एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। तो आप देखो यहाँ पे भी एक एटीपी मॉलिक्यूल आपका यूज हो गया, मतलब कि फर्स्ट एटीपी मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे यूज हुआ, एक एटीपी मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे यूज हो गए। मतलब याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं। दोनों मैंने आपको बता दिया, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल यूज हुआ, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हुआ। ये भी आपका 1 मॉलिक्यूल है। सो ये आपका 1 मॉलिक्यूल बना जिसके अंदर 6 कार्बन है, जिसके अंदर 6 कार्बन है। अंडरस्टूड। एंजाइम कौन सा होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। एंजाइम कौन सा यूज होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। नाउ तो अब हमारे पास क्या बना, हमारे पास अब जो हमारे पास है वो है आपका फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 1 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसके अंदर 6 कार्बन है, बराबर। नाउ अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये स्प्लिट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल के अंदर। अब यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो फ्रुक्टोज 6 बाइफॉस्फेट है ये आपका स्प्लिट हो जाएगा इन 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल के अंदर, और हर एक जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर 3 कार्बन होंगे। मतलब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है इट splits into 2 molecule each of 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 2 में मतलब स्प्लिट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 6 कार्बन है ना इसके पास, 3 कार्बन यहाँ पे चले जाएंगे, 3 कार्बन यहाँ पे चले जाएंगे। मतलब ये 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो गया। फर्स्ट मॉलिक्यूल आपका बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली विच इज कॉल्ड DHAP। तो आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा DHAP का मतलब होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक मॉलिक्यूल बनेगा जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। सो इट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, 3 कार्बन यहाँ पे चले गए, तो एक मॉलिक्यूल बना आपका 3 कार्बन वाला DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दूसरा मॉलिक्यूल आपका जो बनेगा वो था 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, बराबर, 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं PGAL, बराबर, फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, बराबर। सो PGAL बोलेंगे। ये जो PGAL है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। मतलब एक मॉलिक्यूल आपका बनेगा DHAP का विच इज कंसिस्ट्स ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL which is also consists of 3 carbon molecule. So fructose 1,6 biphosphate split into 2 molecule of each 3 carbon molecule, बराबर। 1 बनेगा आपका DHAP और 1 बनेगा आपका PGAL। नाउ अब ये बन गया आपका। अब ये जो DHAP है मतलब कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसका आइसोमराइजेशन होगा, और आइसोमराइजेशन होने के बाद ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू PGAL। मतलब एक्चुअली 2 PGAL मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब कि पहले एक मॉलिक्यूल बनेगा आपका DHAP का और एक मॉलिक्यूल बनेगा आपका PGAL, बराबर, PGAL। अब ये जो DHAP का जो एक मॉलिक्यूल है, बराबर, इसका आइसोमराइजेशन होगा, मतलब ये वापस आपका DHAP में से ये PGAL बनेगा। मतलब कि 2 PGAL के मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 PGAL के मॉलिक्यूल बनेंगे, बराबर। नाउ अब आप देखो ये जो 2 PGAL के जो मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, इसका फॉस्फोरिलेशन होगा। फॉस्फोरिलेशन मतलब कि क्या बोलते हैं कि एक फॉस्फेट जो ग्रुप है ना वो इसके साथ अटैच होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। बट ये फॉस्फेट ग्रुप आपका ATP में से नहीं आता है, साइटोसोल में जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसमें से आता है। सो नाउ 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड
3 इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल हो गए ना, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर 6, मतलब 6 कार्बन इसके अंदर थे, वही 6 कार्बन इसके अंदर है। ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड है इसका फॉस्फोरिलेशंस हो गया एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड। 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, बराबर। और इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐड होगा, मतलब हाइड्रेशन होगा, मतलब यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रहा है और हाइड्रेशन हो रहा है। So 3-phosphoglycerol aldehyde, 2 molecule of 3-phosphoglycerol aldehyde is converted into 2 molecule of 1,3-biphosphoglycerol aldehyde। 1,3-biphosphoglycerol aldehyde में ये कन्वर्ट हो जाएगा। 1,3 मतलब कि जो कार्बन मतलब कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है, फर्स्ट कार्बन के साथ, इसके लिए इसको हम बोलते हैं 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड। 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे आपका एक एंजाइम भी यूज होगा, उस एंजाइम का नाम है ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। मतलब एंजाइम का नाम क्या होगा? ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस, बराबर, डिहाइड्रोजिनेस। सॉरी, ये एंजाइम यहाँ पे आपका यूज होगा, डिहाइड्रोजिनेस हो रहा है ना, बराबर। नाउ अब आप देखो तो ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड है ये एंजाइम एक्चुअली यहाँ पे यूज होगा। प्लीज रिमेंबर, प्लीज राइट कर लेना इसको, या तो मैं इसको मिटा देता हूँ। सो इसको हम मिटा देते, जिससे मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नाउ अब आप देखो, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड है इसका फॉस्फोरिलेशन हो गया, फॉस्फोरिलेशन, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल बने, तो जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हुआ है, इसके लिए इसका नाम है 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड। 1 इसके लिए कि फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हुआ, बाई इसके लिए क्योंकि 2 फॉस्फेट है, बराबर, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू, सो 2 मॉलिक्यूल बने। अब यहां से आपको सब सारे याद रखना है, 2 मॉलिक्यूल याद रखना है एंड तक, बराबर। नाउ अब ये जो 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड है इसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा। प्लीज रिमेंबर, अभी तक क्या हो रहा था कि हमारा फॉस्फोरिलेशन हो रहा था, अब मतलब इसमें से हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का एटम, मतलब हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो रिलीज होगा, हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा जो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से बना हुआ होता है। तो वो जो हाइड्रोजन का जो एटम है, तो 1 एटम कहाँ से, मतलब कि इसमें से एक हाइड्रोजन का एटम आपका रिलीज होगा, बराबर। सो 2 होंगे तो 2 मॉलिक्यूल होंगे, बराबर, मतलब 2 मॉलिक्यूल है ना, एक में से एक हाइड्रोजन एटम आपका रिमूव होगा, तो 2 मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे। अब ये जो हाइड्रोजन जो 2 एटम है, बराबर, तो अब देखो तो वो हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा आपका NAD आयन के साथ, NAD आयन के साथ। अब ये NAD आयन के साथ हाइड्रोजन एटम आपका अटैच हो जाएगा एंड NAD आयन इज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस हाइड्रोजन आयन। ये एक जो हाइड्रोजन है वो NAD के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक जो हाइड्रोजन आयन है वो आपका साइटोसोल के अंदर रहेंगे। मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके NADH के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सो याद रखना है 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, इसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड। ग्लाइसरिक एसिड, एसिड क्यों बोलते हैं? एसिड आपको मालूम है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस जिसके पास हाइड्रोजन हो और वो अपने एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। तो ये आपका एसिड हो गया ना। तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरल एल्डिहाइड, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल, बराबर। अब यहाँ पे एक्चुअली आपका वो एंजाइम जो हमने ऊपर लिखा था वो यहाँ पे होगा, मतलब कि ट्रायोस फॉस्फेट
आपका एंजाइम कौन सा होगा, ये एंजाइम के बारे में पूछा जाता है, ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेस भी लिख सकते हो, बराबर। नाउ अब देखो कि जो दो मॉलिक्यूल बने आपके 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, इसके जो दो मॉलिक्यूल बने इनका डीफॉस्फोरिलेशन होगा। डीफॉस्फोरिलेशन मतलब अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक फॉस्फोरिलेशन हो रहा था। मतलब कि जो फॉस्फेट ग्रुप है एटीपी में से, साइटोसोल में जो होते हैं सेल के अंदर एटीपी जो होते हैं साइटोसोल के अंदर, उसमें से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो अटैच हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि ये जो 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है जिसके दो मॉलिक्यूल है, बराबर, तो इसमें दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, बराबर। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। तो वो जो फर्स्ट कार्बन के साथ जो अटैच इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब कि जो फॉस्फेट ग्रुप है, सॉरी इनऑर्गेनिक ने, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा और वो साइटोसोल में जो एडीपी है उसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा। मतलब देखो कि इसके पास जो फर्स्ट कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है वो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, बराबर। मतलब दो मॉलिक्यूल है तो दो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा, एक मॉलिक्यूल में से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा। तो वन में जो वन के साथ जो फर्स्ट कार्बन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच था वो तो निकल गया, तो अब इसका नाम बनेगा 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, दो मॉलिक्यूल। अब ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप जो रिमूव हुए वो साइटोसोल में जो एडीपी है उनके साथ अटैच हो जाएंगे, बराबर। तो नाउ एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, क्योंकि एडीपी के पास कितने फॉस्फेट ग्रुप थे, दो, एक और ऐड हो गया तो एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, दो मॉलिक्यूल एटीपी बनेंगे। तो अब आप देखो यहाँ पे जो हमारे दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे, एटीपी का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एटीपी का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, अब दो मॉलिक्यूल एटीपी यहाँ पे यूज हुआ। तो अभी अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो दो मॉलिक्यूल, दो एटीपी तो हमने ऑलरेडी एक्सपेंस कर लिए, बराबर, और दो मॉलिक्यूल हमने जनरेट किए। मतलब अभी तक हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जितने हमने यूज किए थे उतने ही हमने बनाए। मतलब अभी अगर नेट एटीपी देखो तो जीरो है, नेट एटीपी अगर आप देखो तो जीरो है। नाउ अब ये जो 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है ये आपका कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। तो अब यहां पे एंजाइम आपका कौन सा होगा, तो फॉस्फोग्लाइसरिक ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम कौन सा होगा, फॉस्फोग्लाइसरिक ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम कौन सा होगा, सो फॉस्फोग्लाइसरिक ट्रांसफॉस्फोरिलेज, ये एंजाइम यहां पे यूज होगा। ये एंजाइम के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ तो अभी हमारे पास क्या है, तो अभी हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है जिसके दो मॉलिक्यूल है, अब इनका रीअरेंजमेंट होगा, मतलब कि आइसोमराइजेशन होगा। अब इनका आइसोमराइजेशन होगा और ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, दो मॉलिक्यूल। अब इसका नाम था 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और इसका नाम है 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो ये क्या है, मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे जो एक फॉस्फेट जो ग्रुप था जो थर्ड नंबर के कार्बन के साथ अटैच था वो सेकेंड कार्बन के साथ अटैच हो गया, सेकेंड कार्बन के साथ, मतलब रीअरेंजमेंट हुआ। कोई भी मतलब कि यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं हो रहा है और यहाँ पे कोई भी फॉस्फेट ग्रुप आपका रिमूव नहीं हो रहा है, बट जो 3 नंबर, समझो कि मैं यहाँ पे थर्ड पे खड़ा था तो मैं अपने आप को सेकेंड पोजीशन पे लाता हूँ, थर्ड पोजीशन से सेकेंड पोजीशन। तो जो फॉस्फेट ग्रुप थर्ड कार्बन के साथ अटैच था वो सेकेंड कार्बन के साथ अटैच हो गया। सो नाउ इसका नाम आपका हो गया 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, दो मॉलिक्यूल 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। नाउ अब ये जो 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है इसका डिहाइड्रेशन होगा, मतलब इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये भी 6 मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल है ना, तो
3 2 जा 6। तो अब ये जो 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है इट इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड, 2-फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड बाय डिहाइड्रेशन। एंजाइम कौन सा यूज होगा? इनोलेस। डिहाइड्रेशन के लिए जो एंजाइम हम यूज करते हैं उसका नाम होता है इनोलेस। तो इनोलेस हो गया। नाउ सो 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 2 molecule of 2-phosphoglyceric acid by the process of dehydration with the help of enzyme inolase, so it is converted into 2-phosphophenol pyruvic acid 2 molecule, 2-phosphopyruvic acid 2 molecule, ये बन गया आपका। नाउ अब ये जो 2-phosphophenol pyruvic acid है जिसके 2 molecule है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 molecule of pyruvic acid, 2 molecule of pyruvic acid by dehydration रिएक्शन। डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगी, मतलब के सॉरी डीफॉस्फोरिलेशन होगा, नॉट डिहाइड्रेशन, सॉरी डीफॉस्फोरिलेशन होगा। मतलब कि इसमें जो मतलब कि जो फॉस्फेट ग्रुप था वो रिमूव हो जाएगा, बराबर। तो वो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एडीपी के साथ ज्वाइंट होके, सो एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी 2 मॉलिक्यूल। बराबर। एंजाइम कौन सा होगा? पायरुवेट काइनेस। एंजाइम होगा आपका पायरुवेट काइनेस। सो आप देखो, तो नाउ अब हमारे पास लास्ट जो फाइनल जो प्रोडक्ट हमारी बनी वो है 2 पायरुविक एसिड, सॉरी पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं, बराबर। तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन हो गए। मतलब कि जो 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में गया था साइटोसोल के अंदर, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, बराबर। एंजाइम कौन सा यूज हुआ? पायरुवेट काइनेस, और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बने। सो नेट, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारा तो मतलब हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर। ईच एंड एवरी पॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, बराबर। बट आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल कितने एटीपी बनते हैं। क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज कर सकता है आपको। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि देयर आर हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई पूरी जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है उसमें एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं। एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? तो 4 मॉलिक्यूल बनते हैं, बराबर। सो 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 4 एटीपी प्रोड्यूस, 4 एटीपी आपके प्रोड्यूस होंगे, 4 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, 2 एटीपी यहाँ पे बनेंगे और 2 एटीपी आपके यहाँ पे बनेंगे। ये भी पूछा जाएगा कि कब बनते हैं। सो 4 एटीपी बने। ये तो क्वेश्चन था कि देयर आर हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, बराबर। कितने एटीपी मॉलिक्यूल आपके यूज होते हैं, बराबर। तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं, फर्स्ट यहाँ पे और 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज होता है। मतलब 2 मॉलिक्यूल हमारे यूज होते हैं। हमने कमाए कितने? 4 एटीपी मॉलिक्यूल। यूज कितने की हमने? 2 एटीपी मॉलिक्यूल। सो 2 एटीपी मॉलिक्यूल आपके यूज होते हैं, यूज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। अब दूसरा एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि देयर आर हाउ मेनी नेट एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। टोटल नहीं, नेट मतलब क्या? आपने कितने कमाए? आपने 4 बनाए, 2 यूज किए, तो आपके पास बचे कितने? 2 मॉलिक्यूल। मतलब कि नेट एटीपी मॉलिक्यूल कितने बने? 2। सो 4 - 2, सो 2 एटीपी मॉलिक्यूल नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। सो बच्चों, जैसे आपने देखा कि ये है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। स्टैंडर्ड 11th चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। उसमें आज हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय चैनल। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।